रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हम पे। तो सफलता का मजा लेने के लिए जीके जीएस के मोस्ट 25 क्वेश्चन की ये क्लास शुरू होने जा रही है। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेकर आप सब तैयार हो जाइए। सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? द ऑप्शन इज अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, एंड ऑप्शन सी हकीम अजमल खां, एंड ऑप्शन डी रफी अहमद किदवाई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के इससे पहले कौन कौन अध्यक्ष बन चुके हैं। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या नाम था उनका? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और याद रखिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहाँ पे अध्यक्षता किए थे? तो बॉम्बे में। किस सन में? 1885 में। ये भी नंबर्स आप याद रखिएगा। इसके अलावा फर्स्ट इंग्लिश यानी फॉरेन प्रेसिडेंट कौन थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के? अगर पूछेगा कि पहले विदेशी अध्यक्ष कौन बने, तो वो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूल। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूल। अब जॉर्ज यूल ने किस सन में किया था? 1888 में। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में इन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब आगे बढ़ते हैं कि सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी ने कानपुर में 1925 में अध्यक्षता की। और याद रखिए, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपको बताना है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी? द ऑप्शन इज 3-4 days, 120 days, 15 to 20 days, 100 days। आरबीसी का जीवन काल आपको बताना है, तो राइट आंसर इज 120 डेज। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड हम फैक्ट समझ लेते हैं। तो आरबीसी से रिलेटेड फैक्ट है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है और इसे मृत प्लीहा में भी होता है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका मुख्य काम है हमारे शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 का परिवहन करना। जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जिसका जीवन काल 3 से 4 दिन का या उससे थोड़ा ज्यादा होता है। याद रखिए, डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल है 7 से 10 दिन। कितना दिन? तो 7 से 10 दिन का। और यही प्लेटलेट जो है वो रक्त का थक्का जमाने में भी मदद करता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर नोट डाउन करिएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? विच फ्रॉम उपनिषद इन द टर्म सत्यमेव जयते टेकन? द ऑप्शन इज कंठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, छंदोग उपनिषद, वृहद्रणाय उपनिषद। द राइट आंसर इज मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आइए जानते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। जैसे कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ये शब्द देवनागरी लिपि में भारत के राष्ट्रपति अशोक स्तंभ के नीचे लिखा होता है। एक भी याद रखिएगा इसके साथ, गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? Who is considered the father of blue revolution in India? The option is M.S. Swaminathan, Dr. Verghese Kurian, हीरा लाल चौधरी, लास्ट ऑप्शन सैम पित्रोदा। तो भारत में नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? द राइट आंसर इज हीरा लाल चौधरी। हीरा लाल चौधरी जी को भारत में ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का जनक जाना जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं स्वामीनाथन जी के बारे में, वर्गीस कुरियन के बारे में।
सबसे पहले समझें कि ब्लू रेवोल्यूशन यानी ब्लू रेवोल्यूशन यह मछली उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। कई बार अरुण कृष्णन का नाम भी आता है, लेकिन हीरालाल चौधरी मुख्य वैज्ञानिक थे। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिसे हरित क्रांति। ये कृषि गेहूं से संबंधित होता है और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक है वो कौन है? MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन हमारे इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं। इसके अलावा अगर विश्व की पूछेगा यानी वर्ल्ड का पूछेगा तो वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? तो वो है नॉर्मन बोरलांग जी। कौन है? नॉर्मन बोरलांग जी। इसके अलावा पढ़ते हैं हम व्हाइट रेवोल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति जो दुग्ध से संबंधित है, और इसके जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म जो है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। येलो रेवोल्यूशन, तो येलो रेवोल्यूशन तिलहन से संबंधित है। राउंड रेवोल्यूशन, तो राउंड रेवोल्यूशन आलू से संबंधित है। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया? द ऑप्शन इज पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP एंड पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? द राइट आंसर इज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संविधान के भाग में भारत का मैग्ना कार्ट फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट समझ लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो 1215 में इंग्लैंड के राजा मैग्ना कार्ट जारी किया था, जो नागरिकों के अधिकारों का पहला दस्तावेज था। भारत में भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। इसमें मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं। अभी कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पहले 7 थे, अभी 6 हैं। क्यों अभी 6 हो गए? इसका रीजन ये है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। ये संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है? कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स USA से लिया गया है। कहाँ से? USA से। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है? तो हमारा ये USA से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा वाधवन पोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में वाधवन पोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में यह पोर्ट बन रहा है। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। यह एक ऑल वेदर डीप ड्रॉप पोर्ट होगा। इसके अलावा कांडला, जो अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। पारादीप उड़ीसा में है, और विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा पोर्ट है। क्या है? सबसे गहरा पोर्ट है। ध्वनि साउंड वैक्यूम में यात्रा क्यों नहीं करती? आपको बताना कि जो ध्वनि है वो निवार्त में यात्रा क्यों नहीं करती है। आपके ऑप्शन हैं, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक यांत्रिक तरंग है। इट इज द मैकेनिकल वेव। इसकी गति बहुत कम होती है। इट हैज वेरी लो स्पीड। गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है। ग्रेविटी इज एब्सेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाई कैन नॉट साउंड ट्रेवल इन द वैक्यूम? द राइट आंसर इज, यह एक यांत्रिक तरंग है। क्या है? यह एक यांत्रिक तरंग है। इट इज अ मैकेनिकल वेव। ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव को चलाने के लिए किसी न किसी माध्यम जैसे हवा, पानी, ठोस की जरूरत होती है। निवार्त में कोई कण नहीं होते जो कंपन को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूली दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी है। किस द्वीप पर स्थित है? मंजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस नदी द्वीप पर स्थित है? आपको बताना है। मंजूली, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मंजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। 2016 में यह भारत का पहला द्वीप जिला बना। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो,
बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? द ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है? द राइट आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी केंद्र वित्त मंत्री। ठीक है, कुछ एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट समझ लेते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 279A में हुआ है। इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें मेंबर जो होते हैं वो केंद्र वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अब जीएसटी की टैक्स स्लैब, तो आप सभी को ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि टैक्स स्लैब इसकी कितनी होती है? 5%, 12%, 18% और 28%। और ये तय कौन करता है? यही लोग मिलके जो चेयरपर्सन होते हैं वही तय करते हैं। ओके, सबसे पहले चेयरपर्सन कौन थे जीएसटी के? तो सबसे पहले चेयरपर्सन थे अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली। अब आपको बताना है कि भारत में जीएसटी सब किस सन में लागू हुआ था। ये आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करना है, तो जल्दी से आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने कौन सा नारा दिया था? Which slogan was given by Gandhi ji during the Quit India movement of 1942? The option is जय हिंद, करो या मरो, दिल्ली चलो, इंकलाब जिंदाबाद। द राइट आंसर इज करो या मरो, डू और डाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक में ये नारा दिया गया, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद से इसे शुरू किया गया था। आइए और भी स्लोगन्स के बारे में समझ लेते हैं कि किसने क्या कहा था। जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया, लेकिन याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद जो लिखे थे उनका नाम था हसरत मोहिनी। किसने लिखा था? हसरत मोहिनी जी ने लिखा था। लेकिन बोला किसने था इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह ने। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किसने बोला? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंस मनी बिल? द ऑप्शन इज आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 280। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? द राइट आंसर इज 110। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी जो मनी बिल होता है उसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है, लेकिन इसे खारिज नहीं कर सकता है। इसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए इसे पुनर्विचार करके वापस नहीं लौटा सकते हैं। बाकी आर्टिकल्स भी समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है, यानी संयुक्त बैठक से। आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। और आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग से संबंधित है। तो ये सारे आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर से इसे नोट डाउन करिए और अपने नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर रेगुर सॉइल? द ऑप्शन इज जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। द राइट आंसर इज काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं काली मिट्टी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है? तो 43%। कितना परसेंट? 43% काली मिट्टी
भारत में पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर, पोर्ट सिटी कौन सा था? आपको बताना है। विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द सिंधु वैली सिविलाइजेशन? द ऑप्शन इज कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है लोथल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लोथल। इसके अलावा इसके फैक्ट समझ लेते हैं। लोथल ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह दुनिया का सबसे पुराना गोदीवाड़ा मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग समुद्री व्यापार करते थे। अब बात करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ जुते हुए खेत और चूड़ियों के साबूत मिले हैं। धौलावीरा, तो धौलावीरा गुजरात में है और यहाँ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? तो वो है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है कि राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है और ये भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू हरिप्रसाद चौरसिया? सितार, तबला, बांसुरी, सरोद। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किससे है? बांसुरी से है। आइए सितार, तबला और सरोद के बारे में भी समझते हैं कि इसके जनक कौन थे। विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, और सितार वादक कौन थे? तो पंडित रवि शंकर जी और विलायत खान जी। तबला वादक जाकिर हुसैन जी, अल्लाह राखा खान जी। इसके अलावा सरोद वादक अजमल अली खान थे। सहनाई वादक बिस्मिल्ला खां थे। याद रखिएगा, बिस्मिल्ला खां जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि सहनाई वादक थे। विज्ञान में प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? इन साइंस लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? इन साइंस लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? द ऑप्शन इज टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी समय, दूरी, प्रकाश की गति या प्रकाश की तीव्रता। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। द राइट आंसर इज डिस्टेंस, दूरी। एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट समझ लेते हैं जो अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। जहां से ईयर यहाँ पे दिया गया है, तो ईयर से हम हमेशा टाइम को समझ लेते हैं, लेकिन ये किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी 1 लाइट ईयर इक्वल 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 km। बिगेस्ट यूनिट की बात करें तो बिगेस्ट यूनिट क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। 1 पारसेक इक्वल 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वुमेन सिंगल टाइटल? द ऑप्शन इज ईगा स्विटेक, आर्या सबलेंका, कोको गॉफ, एलन रैबाकिना। द राइट आंसर इज आर्या सबलेंका। आर्या सबलेंका ने 2025 के राष्ट्रीय ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। आर्या सबलेंका ने फाइनल में जीत हासिल की। यह उनका लगातार तीसरा मजबूत प्रदर्शन था। ये कहाँ पे हुआ था? महिला एकल का खिताब जो हुआ था, ये गेम कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। और ये हैंडक्राफ्ट पर खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है? हैंडक्राफ्ट पर खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम सीक्वेंस, यानी ग्रैंड स्लैम के जो भी गेम्स होते हैं उसके सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर लेता है। तो आइए जानते हैं। साल का पहला स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन और अंत में होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इसको सीक्वेंस में लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? विच बैंक वॉज फॉर्मली नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? द ऑप्शन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। विच बैंक वॉज फॉर्मली नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 1921 में 3 प्रेसिडेंटी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था। अब बात आती है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, यानी इसका राष्ट्रीयकरण। तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसी समय इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 में। अब बात करते हैं एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। पीएनबी पूर्ण रूप से भारत द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है। इसकी शुरुआत 1894 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? Which gas are mainly responsible for acid rain? The option is CO2 and CO, SO2 and NO2, ओजोन and CFC, methane and नाइट्रोजन। तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? द राइट आंसर इज SO2 and NO2। SO2 और NO2 गैस से ही अम्ल वर्षा होती है। चलिए इसका फुल फॉर्म समझते हैं। SO2 को फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। और NO2 का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस बादलों के पानी H2O से मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाती है। इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इसका इफेक्ट जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? आपको क्लासिकल लैंग्वेज बताना है कि प्रेजेंट टाइम में 2025 के अकॉर्डिंग भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 5। द राइट आंसर इज ऑप्शन 9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 9। कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? 9 है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने 5 नई भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। कितनी भाषाओं को दर्जा दिया? तो ये 5 भाषाएं को, ठीक है। इसके अलावा पहले कितनी थी? तो पहले 6 थी। कौन कौन सी? तो संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। और सबसे पुराना पूछेगा तो सबसे पुराना था तमिल, ठीक है। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये पहले 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी 2004 में। और अभी कितनी है? 5। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 भाषा। कितने हो गए? 9। यह दर्जा मिलने से उस भाषा के शोध और विकास के लिए सरकारी फंड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आत्मीय सभा? द ऑप्शन इज स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए जानते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो आत्मीय सभा 1815 कलकत्ता में, बाद में यही 1828 में ब्रह्म समाज बन गया। जो आत्मीय सभा था वो 1815 में कलकत्ता में था और बाद में ये 1828 में क्या बन गया? ब्रह्म समाज बन गया। और राजा राम मोहन राय जी को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और उनकी मदद किसने की थी? तो थे लॉर्ड बेंटिक जी ने। बात करते हैं विवेकानंद जी के बारे में। तो विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जी, तो दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती जी ने की। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? हु इज नोन एज फॉरेंटियल गांधी? द ऑप्शन इज मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफर खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। तो किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर इज खान अब्दुल गफर खान जी को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खान अब्दुल गफर खान जी को खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन चलाया था
और इनके संगठन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता यह है कि लाल कुर्ती दल किसने शुरुआत की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है, यह गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के समर्थक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये पहले विदेशी थे। और दूसरे विदेशी की बात करेगा तो वो थे नेल्सन मंडेला जी थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? विच रिवर ऑफ इंडियन क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस्ट? द ऑप्शन इज नर्मदा नदी, माही नदी, तापी नदी या चंबल नदी। भारत की कर्क रेखा को कौन सी 2 बार काटती है? द राइट आंसर इज माही नदी। माही नदी जो है वो भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और किस तरह से? तो चलिए समझते हैं कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान व गुजरात से होकर बहती है। ये उल्टे यू आकार में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायरे नदी है। और जायरे नदी और कांगो नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अब बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 23, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एन अंट स्टिंग? द ऑप्शन इज साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लास्ट ऑप्शन लैक्टिक एसिड। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? द राइट आंसर इज फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जब चींटी काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है जिससे जलन होने लगता है। इसके असर को कम करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे जब आप सभी को चींटी काटे तो आप सब बेकिंग सोडा लगा लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं साइट्रिक एसिड। तो नींबू और संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा होता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। और लैक्टिक एसिड दूध और दूध में पाया जाता है और खट्टे दूध में भी पाया जाता है। और टर्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो वो है इमली और अंगूर में। ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, रिपीट होते हैं बार बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड द राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट? द ऑप्शन इज 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट। शिक्षा का अधिकार को कब संशोधन करके मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट में शिक्षा को हमारे मौलिक अधिकार में ऐड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। ये राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसे संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? द ऑप्शन इज 28 फरवरी, 24 जनवरी, 5 जून, 1 दिसंबर। तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। कब है? 28 फरवरी को। 24 जनवरी को क्या होता है? तो 24 जनवरी को होता है 5 जून को। और 1 दिसंबर को क्या होता है? आइए जान लेते हैं। चलिए, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव इफेक्ट की खोज की थी। इसी खोज के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? साइंस डे मनाया जाता है। अब 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। एंड 1 दिसंबर को क्या है? विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे।